वेलकम टू आवर चैनल मिशन जागरूकता। मैं प्रोफेसर नुज़हत परवीन ख़ान आपकी होस्ट आज के लिए लेकर आए हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़रूरी टॉपिक जो आज के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। वो है सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, यानी कि कार्यस्थल या काम करने की जगह पे यौन उत्पीड़न होना। चूँकि हमारे समाज में आज लड़कियां काफ़ी पढ़ रही हैं, हाईली एजुकेटेड हो गई हैं और वो डिग्रियां ले रही हैं, इंजीनियर बन रही हैं, लॉयर्स बन रही हैं, डॉक्टर बन रही हैं और बहुत हर क्षेत्र में वो अपना नाम कमा रही हैं। तो जब वो इतना पढ़ाई कर रही हैं तो जाहिर बात है वो काम भी करेंगी और करना भी चाहिए। तो इसलिए हर कार्य क्षेत्र में औरतों की जो रिप्रेजेंटेशन है, औरतों की जो नंबर है और लड़कियों की जो नंबर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। और वो आजकल मल्टीनेशनल कंपनीज़ में भी काम करती हैं जो 24/7 काम करती हैं, यानी कि वो रात की शिफ्ट में भी काम कर सकती हैं, दिन में भी काम करती हैं। हॉस्पिटल को आप ले लीजिए, नर्सेज होती हैं, डॉक्टर्स होती हैं, पेशेंट्स होती हैं, 24/7 काम चलता है। बहुत सारी LPOs होती हैं जहाँ काम 24/7 चलता है, और अगर दिन में भी चलता है तो उसमें और 24/7 सभी में जो वीमेन हैं, जो औरत हैं, जो स्त्रियां हैं, वो बराबर से काम कर रही हैं। तो जब वो मगर जो हमारा मानसिकता है, जो हमारी पेट्रियार्कल सोसाइटी का एक माइंडसेट है, वो अभी भी शायद इतना ज़्यादा नहीं बदला है। और इसलिए जब वो काम करती हैं तो अक्सर उन्हें अजीब अजीब से कमेंट सुनने को मिलते हैं, अजीब अजीब से बिहेवियर देखने को मिलते हैं। और ये बिहेवियर जो, चूँकि वर्ड यूज़ करा सेक्सुअल हैरेसमेंट, तो आप लोग इसमें हमेशा सेक्सुअल का मतलब यहाँ पर यही नहीं है कि आपको कुछ रेप हो गया या कुछ ऐसा कुछ करा। कई बार आपको अगर टच नहीं भी करा है जब भी वो सेक्सुअल हैरेसमेंट होगा। हाउएवर अगर टच करा है तो डेफिनेटली होगा ही। फिज़िकल टचिंग इज़ नॉट अलाउड एट द वर्क प्लेस। वर्क प्लेस पर आप काम करने के लिए एक दायरा होता है, एक डेकोरम होता है, एक सिविलाइजेशन होता है, उस दायरे में रह के काम करना होता है। तो उससे बियॉन्ड अगर आपकी बिहेवियर है तो वो सेक्सुअल हैरेसमेंट कहलाएगा। और इसकी जो परिभाषा है वो मैं अभी परिभाषा पे आने वाली हूँ, लेकिन इसकी परिभाषा इस सेंस में कि किसी को वही बिहेवियर बहुत ख़राब लग सकता है और उसे बहुत अनईजीनेस हो सकती है, मगर किसी दूसरे को वो बिहेवियर नहीं ख़राब लग सकता है और उतनी अनईजीनेस नहीं हो सकती है। तो ये नहीं है कि ये बिहेवियर सेक्सुअल हैरेसमेंट है, ये बहुत रिलेटिव टर्म है। जैसे कोई किसी के चेयर के पीछे आके खड़ा हो जाए, एक मेल एक फ़ीमेल की चेयर के पीछे, एक फ़ीमेल को कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो अपना काम कर रही है, वो पीछे से कोई बात उससे पूछ रहा है, वो जवाब दे देती। मगर दूसरी फ़ीमेल इतनी अनकम्फर्टेबल हो जाती है, उसे लगता है अगर इसने थोड़ी देर और खड़ा रहा तो मेरा तो यहाँ बैठना मुश्किल हो जाएगा। तो ये उस वीमेन के परसेप्शन पर डिपेंड करता है। तो ये जब हम सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस की बात करते हैं तो अभी तो हमारे पास एक लॉ है जिसको हम कहते हैं सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन एंड रिड्रेसल एक्ट। यानी कि ये आपको प्रिवेंशन के बारे में बताता है, प्रोहिबिट कैसे कर सकते हैं, और अगर हो जाता है तो उसके लिए क्या क्या ग्रीवांसेस, आपकी क्या क्या रिड्रेस कैसे कर सकते हैं, आपकी ग्रीवांसेस क्या क्या पनिशमेंट्स दी जा सकती हैं, कैसे आपको रेमेडी मिल सकती है। लेकिन ये शुरू हुआ, इस लॉ का जो आगाज़ हुआ, जो ये लॉ आया वे बैक इन 1997 में एक जजमेंट आया था जिसका नाम था विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। जस्टिस वर्मा सुप्रीम कोर्ट के जज थे जिन्होंने ये जजमेंट दिया, लेकिन उन्होंने जजमेंट उस केस के लिए तो दिया ही दिया, जो भी पीड़ित जिसने भी फाइल करा, एक NGO थी विशाखा, उन्होंने करा, लेकिन उन्होंने इसमें बहुत लंबी गाइडलाइंस दी, क्योंकि उस वक्त 97 में, यानी अब से करीब 25-27 साल पहले, उन्होंने परसीव कर लिया था कि अब बहुत सारी औरतें वर्क प्लेस पाएंगी और हमारा जो लॉ है, हमारा जो क्रिमिनल लॉ है, उसमें कहीं एड्रेस नहीं होती है ये बात। तो उन्होंने उस केस में बहुत सीवियर लंबी सी गाइडलाइंस दी थी कि अगर औरत एक वर्क प्लेस पे, कार्यस्थल पे हैरेसमेंट फील करती है जो उसी से रिलेटेड है और जो उसके काम करने को अनकंफर्टेबल बना रहा है, तो वो कैसे डील करेगी। तो जस्टिस वर्मा ने की गाइडलाइंस ने काम करा काफ़ी साल। 13 में ये लॉ आ गया और इस लॉ में सेक्सुअल हैरेसमेंट को डिफ़ाइन करा गया, जो कि जस्टिस वर्मा ने अपनी गाइडलाइन में भी करा था कि सेक्सुअल हैरेसमेंट जो है वो कोई भी बिहेवियर, ब्रॉडली है ये,
कि कोई भी फिज़िकल कांटेक्ट या कोई फिज़िकल एडवांस लेने की कोशिश करे, यानी कि आपसे जुड़ के खड़ा हो जाए या आपके करीब आ जाए, या जैसे मैं अभी बता रही थी कुर्सी के पीछे आके ऐसे लटक के बात करे। कई तरह के बिहेवियर हो सकते हैं जो अनवांटेड है, जो आपको नहीं ठीक लग रहे हैं। तो ये अनवांटेड बिहेवियर होना चाहिए जो आप नहीं चाह रहे हैं। या फिर एग्जैक्टली कोई डिमांड या रिक्वेस्ट करे सेक्सुअल फेवर की, या कोई सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क पास करे कुछ डर्टी लैंग्वेज से कुछ। अब इसका एग्जाम्पल ये भी हो सकता है, कोई आप अच्छे कपड़े पहने अच्छे लग रहे हैं, कोई एक बहुत अच्छी नज़र से कहता है यू आर लुकिंग गुड, मगर यही चीज़ अगर कोई कह दे ओ तुम तो बड़ी सेक्सी लग रही हो वर्क प्लेस पे, तो दैट मे नॉट बी लाइक बाय वुमेन एंड इट इज़ नॉट द वे ऑफ स्पीकिंग, सो दैट विल अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। कि मैं अपने आप को कैसे रखती हूँ और किस तरह से आती हूँ, ये मेरा तरीका है। अगर कोई अच्छी नज़र से देख के ठीक है आपको कॉम्प्लीमेंट दे देता है और आप विच इज़ एक्सेप्टेबल, बट समथिंग विच बिकम्स अनवांटेड बाय अ पर्सन विल अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, क्योंकि वो आपका उस तरह से बोलना आपको अनकंफर्टेबल कर रहा है वर्क प्लेस पे होने के लिए। एक और मैं एग्जांपल लेती हूँ। कई बार इस चीज़ को कहते हैं क्विड प्रो क्यो, जो वर्क प्लेस पे अक्सर होता है, और स्पेशली वीमेन अभी भी, क्योंकि उन्होंने वर्क फोर्स बाद में ज्वाइन करा है, तो बॉस पोजीशन में कम होती हैं वीमेन। अक्सर वो होती हैं काम में, अच्छे अच्छे काम कर रही हैं, इंजीनियर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, और स्पेस में भी जा रही हैं, मगर अभी भी जो उनकी बॉसी पोजीशन है वो बहुत कम है, बहुत कम परसेंटेज ऑफ वीमेन है जो। तो अगर उनका बॉस उनके साथ कुछ ख़राब बिहेवियर करता है, जैसे एक एग्जांपल मैं देती हूँ कि बॉस अपनी एक एम्प्लॉई से कहता है कि आपको पता है आपकी प्रमोशन की मीटिंग होने वाली है, तो वो लड़की एम्प्लॉई कहती है हाँ मुझे पता है, तो कहता है तो आपको प्रमोशन चाहिए है, वो कहती है बिल्कुल चाहिए है, मैं एलिजिबल हूँ उसके लिए। तो वो कहता है नहीं, उसके लिए आप एलिजिबल जब होंगी जब आप मेरे साथ डिनर पे चलेंगी या मेरे साथ घूमने चलेंगी कहीं। तो लड़की परेशान हो जाती है, वो कहती है वो तो मैं नहीं कर सकती, मुझे वर्क के बाद घर जाना होता है और मैं जनरली इधर उधर कहीं नहीं जाती हूँ अपने काम के बाद। तो उस हालत में आप क्या समझते हैं कि उसे जाना चाहिए और प्रमोशन लेना चाहिए, या उसे इनकार कर देना चाहिए और प्रमोशन को भी इनकार कर देना चाहिए? कई बार ऐसी सिचुएशन आती है एक्चुअली हमारे वर्क प्लेसेस पे वीमेन के साथ, और ये कोई बहुत रेयर बात नहीं है, ये बहुत फ्रीक्वेंट बात है। ये बहुत फ्रीक्वेंटली इस तरह की चीज़ें बहुत फ्रीक्वेंटली होती हैं कि आप मेरे साथ चलिए या आप मेरे साथ बैठिए, या कुछ किसी किस्म के सेक्सुअल फेवर्स दीजिए, या मेरे साथ रात को बैठ के ड्रिंक करिए, व्हाटएवर। तो इस तरह से होता है। लेकिन अभी जो वर्क प्लेस का लॉ है आफ्टर विशाखा एज वेल एज आफ्टर सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट ऑफ 2013 काफ़ी इम्पैक्टफुल लॉ है और काफ़ी बढ़िया लॉ है, जिसमें पूरी रेमेडी दी गई है। मगर फ़र्क इतना है कि कई बार लेडीज़ को, वीमेन को अवेयरनेस नहीं है उस लॉ की, उसका पता नहीं है, और कई बार एम्प्लॉयर भी थोड़ा सा रिलक्टेंट होते हैं उसकी जो गाइडलाइंस हैं और उसका जो लॉ को फॉलो करने में, क्योंकि उस लॉ को फॉलो करने के लिए जो कुछ स्टेप्स हैं वो ये है। लॉ कहता है कि हर एम्प्लॉयर को रिक्वायर्ड है कि वो एक कंप्लेंट मैकेनिज़्म अपने वर्क प्लेस पर डेवलप करें, और उस कंप्लेंट मैकेनिज़्म का नाम है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी, जो सेक्शन 4 ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट कहता है मैंडेटरी है हर इस्टेब्लिशमेंट, हर कंपनी, हर इदारे के लिए और हर इंस्टीट्यूशन के लिए कि वो जहाँ 10 से ज़्यादा लोग काम करते हों वहाँ पर वो एक इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाएंगे। जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है ये जनरली 5 मेंबर कमेटी होती है, और इसमें मेजर नंबर वीमेन का होना चाहिए, यानी कि अगर 5 मेंबर हैं तो उसमें से एटलीस्ट 3 तो औरत होना चाहिए, 2 मेल भी हो सकते हैं, जिसमें से चेयरपर्सन हमेशा फीमेल होना चाहिए, और उसके अलावा 2 वीमेन एम्प्लॉईज़ आपके वर्क प्लेस से भी हो सकती हैं, और वीमेन होना चाहिए वो भी, और 1 मेल भी हो सकता है, और 1 कोई एनजीओ का मेंबर जो मेल या फीमेल कोई भी हो सकता है। तो ये कॉम्पोजिशन, और इस कॉम्पोजिशन को खाली बनाने का और फाइल में रख लेने का नहीं है, इसको उनको दे हैव टू डिस्प्ले इट एट वेरी प्रोमिनेंट प्लेसेस एट द इंस्टीट्यूशन। जैसे कि अगर माना मैं यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ, हर डिपार्टमेंट में एक कंप्लेंट मैकेनिज्म का बॉक्स लगा होना चाहिए जिसके ऊपर मेंबर्स का नाम, और प्लस जो भी विक्टिम है, जो भी कंप्लेनेंट है, जो हरेस्ड फील कर रहा है, वो अपनी कंप्लेंट उसमें डाल दे, और वहाँ से निकाल के बहुत ही सीक्रेटिवली और बहुत ही कॉन्फिडेंशियल मैनर में एम्प्लॉयर उस पर प्रोसीड करें।
तो अब कंप्लेंट जो है, जैसा कि मैंने कहा, वर्क प्लेस पे। अब वर्क प्लेस पे कौन कौन कवर होते हैं, विक्टिम कौन हो सकता है और हैरेसर कौन हो सकता है। तो हैरेसर तो जनरली उस जगह के लोग ही होंगे जो मेल होंगे, मेल ही है, क्योंकि हमारा लॉ अभी जेंडर न्यूट्रल नहीं है। कुछ कंट्रीज ने इसे जेंडर न्यूट्रल भी कर दिया, जैसे कि मेल भी हैरेस हो सकते हैं, मगर अभी हमारे यहाँ मेल हैरेस कर रहे हैं फीमेल को, लॉ जो कहता है। तो वहाँ पर वीमेन, कोई भी वीमेन हो सकती है, आपकी एम्प्लॉय तो ही हैं, लेकिन अगर आपके वर्क प्लेस पे कोई विजिट करता है, जैसे अस्पताल का अगर एग्जांपल लेते हैं, तो वहाँ डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वार्ड बॉयज़ हैं, वार्ड गर्ल्स हैं, मगर उसके अलावा पेशेंट भी तो हैं, पेशेंट में वीमेन भी हैं। तो अगर वहाँ पर कोई वो लोग या फिर कोई किसी का विजिटर मिलने आया है, उनका हैरेसमेंट होता है, तो वो भी विक्टिम की परिभाषा में आते हैं। इस लॉ का जो एम्बिट है वो काफ़ी बड़ा है। इसके अलावा हमारे पास लोकल कंप्लेंट कमेटी भी होती है। लोकल कंप्लेंट कमेटी जो कोई एम्प्लॉयर का अगर इस्टेब्लिशमेंट छोटा है और अदरवाइज़ जो बाहर के लोग हैं जो सेक्चुअली हरस फील करते हैं किसी वर्क प्लेस पे, तो वो अगर उनकी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में नहीं जाके लोकल कंप्लेंट कमेटी में भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। फिर एक सेक्शन 19 है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। वैसे उससे पहले मैं सेक्शन 9 बताऊंगी, जिसमें वो कहते हैं कि आप अपनी कंप्लेंट क्या फ़ौरन फाइल करना ज़रूरी है। लॉ कहता है 3 महीने के अंदर फाइल कर दें। अब सुनने में तो ये लगता होगा अगर आपका हैरेसमेंट हुई तो 3 महीने किस बात के, बल्कि मैं तो बताऊंगी आपको अभी कि 3 महीने के बाद भी अगर नहीं फाइल हुई तो उनको वक्त दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड वो बताएं कि किस वजह से वो 3 महीने के अंदर भी नहीं फाइल कर सकते और एक्स्ट्रा टाइम क्यों चाहिए। तो उसकी वजह ये, जब एक औरत सेक्चुअली हैरेस्ड फील करती है तो वो कई बार तो बहुत डिलेमा में होती कि वो बताए या ना बताए, किसी से डिस्कस करे ना करे, कंप्लेंट करे ना करे, क्योंकि करने के बाद उसको लगता है फर्दर विक्टिमाइजेशन उसका हो सकता है, यानी कि पता नहीं उसको रिलीफ कितना मिले, मगर जिसके खिलाफ कंप्लेंट करी, स्पेशली अगर कोई बॉस बंदा है, कोई बंदा जो उसका सीनियर है, कोई बंदा जिसके सबॉर्डिनेशन में वो काम करती है, वो उसको और ज़्यादा विक्टिमाइज कर सकता है। वो तो हो सकता है बच के निकल जाए और उसे और ज़्यादा विक्टिमाइज करे। पहली डिलेमा तो ये होती है। दूसरी डिलेमा जो मैं बात कर रही हूँ बहुत प्रैक्टिकल बातें हैं। दूसरी डिलेमा ये होती है, वो अगर अपने घर में बताएगी, अपने फ्रेंड्स को बताएगी, तो ज़्यादातर लोग इस नज़र से देखते हैं, ओ ऐसा क्यों करा, तुमने भी ज़रूर कुछ करा होगा, तुमने भी कुछ तरह का उसको इनवाइट करा होगा, ऐसे तो कोई नहीं करता। या फिर इवन वो कहें कुछ भी ना, मगर वो ये आपको विक्टिम, आपको सफ़रर नहीं देखेंगे, बल्कि तमाशा बनाएंगे आपका, वो आपको मजाक की नज़र से देखेंगे। तो ये चीज़ें औरत को रोकती हैं कि करे या ना करे। हो सकता है सिचुएशंस हो। 3 महीने का जो वक्त है वो इसीलिए सुनने में ज़्यादा लग रहा है, पर वो कम है, क्योंकि वो उस 3 महीने में वो 2-3 चीज़ें एक्सपेरिमेंट करती है। एक तो ये, क्या पता अगली बार ऐसा ना करे, मैं थोड़ा अपने आप को दूर रखूँगी, मैं कहीं उसके करीब ही नहीं जाऊँगी, मैं अपनी थोड़ा सा लोकेशन बदल लूँगी। ऐसे ऑप्शंस वो अवेल करना चाहती हैं और उस नज़रिए से वो जो है नहीं कंप्लेंट करती हैं। तो कंप्लेंट अगर वो ये सब आजमा के और उन्हें लगता है कि उन्हें कंप्लेंट करना चाहिए, तो फिर वो उन्हें टाइम दिया जाता है 3 महीने या उसके बाद भी उनको वो कंप्लेंट कर सकती हैं, प्रोवाइडेड वो ये एक्सप्लेन कर दें। इसके अलावा अब खाली सेक्सुअल हैरेसमेंट को रोकने के लिए कंप्लेंट ले लेना और उसको जवाब दे देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि जो वर्कर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनमें जो मेल एम्प्लॉयज़ हैं, वो अगर आपको जो हरेस कर रहे हैं, उन्हें हो सकता है खुद ही ना पता हो कि उनका ये बिहेवियर, उनका ये बातचीत का तरीक़ा या उनका ये रहने सहने का तरीक़ा किसी दूसरे के लिए ऐसा बन जाएगा कि वो उसे सेक्सुअल हैरेसमेंट में कंप्लेंट कर सकती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि टाइम टू टाइम, सेक्शन 19 ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट कहता है कि हर ऑर्गेनाइजेशन में हर एम्प्लॉयर की ज़रूरत है कि वो एक ओरिएंटेशन वर्कशॉप्स करें अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, स्पेशली मेल एम्प्लॉयज़ के लिए। उन्हें जेंडर सेंसिटाइजेशन की वर्कशॉप्स दें, उन्हें बताएं कि जब आपके इस्टेब्लिशमेंट में इतनी सारी फ़ीमेल काम करती हैं तो आपका कंडक्ट कैसा होना चाहिए। जैसे कि अगर आप अपने ही टेलीफोन पे, एक मेल पियोन है सपोज, और उसकी अक्सर आदत है अब्यूज़ यूज़ करने की बातचीत के दौरान, जो कि वो उससे नहीं कर रहा है, लेकिन अपने कंटिन्यूस कन्वर्सेशन में वो अब्यूज़ दे रहा है, विच आर मेकिंग द सिटिंग ऑफ दैट अनदर वीमेन एम्प्लॉई इन दैट ऑफिस अनकम्फर्टेबल। तो इन दैट केस क्या ये सेक्सुअल हैरेसमेंट हुआ? ऐसे सवाल आते हैं। एक्चुअली ये हुआ, अगर उसको नहीं एक्सेप्टेबल है, अगर उसको अनकम्फर्टेबल बिहेवियर दे रहा है या अनकम्फर्टेबल एटमॉस्फेयर क्रिएट हो रहा है, तो उसके लिए ये सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है।
सेक्शन 19 ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट लॉ, सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट कहता है कि जो एम्प्लॉयर हैं उनकी ज़िम्मेदारी है, उनकी ड्यूटी है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन में, अपने वर्क प्लेस में वक्त बे वक्त और टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स करें, अवेयरनेस जनरेट करें एम्प्लॉयज़ में। क्योंकि कई बार जो हैरेसर जिन्हें हम कह रहे हैं, जो मेल एम्प्लॉयज़ हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनको ख़ुद को भी नहीं पता होता है कि जो उनका बिहेवियर है दैट विल अमाउंट टू सेक्सुअल हैरेसमेंट। तो ये ज़िम्मेदारी है कि आप सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप करें और जो विक्टिम है उसे असिस्टेंस प्रोवाइड करें कि वो क्या कर सकता है। सबसे पहला तो अगर कंप्लेंट करना है, अगर विक्टिम को एम्प्लॉयर ने बता दिया है किस किस्म की आप एक्शन ले सकते हो अगर आपको सेक्सुअल हैरेसमेंट फील होता है, तो किस किस के ख़िलाफ़ कर सकते हैं। एम्प्लॉयर, डेफिनेटली जो एम्प्लॉयर है, जो बॉस है वो हैं, कलीग्स हैं, आपके मेल कलीग्स हैं, या क्लाइंट या थर्ड पार्टीज़। कोई अगर उस वर्क प्लेस पे कोई क्लाइंट या थर्ड पार्टीज़ विज़िट करते हैं और उससे कोई फीमेल एम्प्लॉय हैरेस फील करती है तो उनके ख़िलाफ़ भी जा सकता है। लेकिन इस सब को फिर से मैं इसे कंटिन्यू करूँगी कि एम्प्लॉयर की ड्यूटी है कि वो इस सब को डिस्प्ले करें वर्क प्लेस पे, कि कंप्लेंट करी जा सकती है, आपके ऊपर कंप्लेंट करी जा सकती है, आपके द्वारा कंप्लेंट करी जा सकती है, और अगर कंप्लेंट आपके ख़िलाफ़ हुई है तो क्या पीनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, क्या आपको पनिशमेंट्स हो सकती हैं, और आईसीसी कौन होता है। यानी कि अगर आपको ये फ़ील होता है तो आप किसके पास जाएंगे, आप आईसीसी के पास जाएंगे। आईसीसी कौन कौन है, आईसीसी में क्या कॉम्पोजिशन है, किस पर्टिकुलर पर्सन को जाके कंप्लेंट देंगे, या उन्होंने कोई आपके लिए बॉक्सेस लगा रखे हैं जहां आप अपनी कंप्लेंट ड्रॉप करके आ सकते हैं। ये सब चीज़ों की भी जानकारी के लिए लॉ पूरा कहता है, और ये हर वर्कमैन को, हर एम्प्लॉई वेदर मेल और फीमेल, उनको टाइम टू टाइम बताया जाना चाहिए, और कॉन्स्पिक्यूअसली ये सब चीज़ें फिक्स होना चाहिए वर्क प्लेस पे। ऐसा नहीं है एम्प्लॉयर अपनी फ़ाइल बना के रख ले और वर्कमैन को उसके पता ही ना हो कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनी हुई है। अब मसला ये आता है कई बार कोई ज़्यादा ग्रीवस ऑफेंस है, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी उस पर ज़्यादा एक्शन नहीं कर रही है, या जो विक्टिम है वो पुलिस स्टेशन जाना चाहता है, या उसे असिस्टेंस चाहिए है, लीगल असिस्टेंस चाहिए, तो उसके बारे में भी लॉ अलाउ करता है। आप एनजीओ की हेल्प ले सकते हैं, और एनजीओ की हेल्प, क्योंकि आईसीसी का जो कॉम्पोजिशन है उसमें भी मैंडेटरी है कि एक एनजीओ का मेंबर हो, वो एनजीओ जो अक्सर वीमेन हैरेसमेंट पे काम करती हो, तो वो फर्दर उसको सपोर्ट कर सकते हैं उस वीमेन को। और जैसा मैंने पहले बताया, 3 महीने तक कंप्लेंट आप फाइल कर सकते हैं, और अगर कोई हालात ऐसे हैं कि आप रुके तो 3 महीने के बियॉन्ड भी जा सकते हैं। इसके बाद आपको सोचना होगा कि जब आईसीसी अपनी कंप्लेंट इंक्वायरी शुरू करती है तो आईसीसी जितना जल्दी से जल्दी चाहे तो उसे ख़त्म करना चाहिए, बट मैक्सिमम टाइम गिवन इज़ 90 डेज़। कंप्लेंट मिलने के बाद से 90 दिन के अंदर उनको अपनी इन्वेस्टिगेशन और अपनी जितनी भी रिटन कार्रवाई है, रिटन रिक्वेस्ट ऑफ द कंप्लेनेंट है, उस सब को समझना चाहिए। और इन द मीन टाइम अगर ऐसा लगता है कि जिन 90 दिन यानी 3 महीने चलती रहेगी और देयर आर चांसेस वीमेन कैन फर्दर बी सप्रेस्ड और फर्दर कैन बी विक्टिमाइज्ड, तो उस हालत में आप मेल को सस्पेंड कर सकते हो। दैट मेल एम्प्लॉई whatever may be the label, whether colleague, whether boss, they can be suspended, and this is called as suspension during inquiry. और up to 3 months आप मतलब ये इंक्वायरी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, या कई बार दूसरे वर्क प्लेस पर ट्रांसफ़र करा जा सकता है औरत को, अब प्रोवाइडेड वो उसे सूट कर रहा हो डिस्टेंस के हिसाब से। तो समहाउ पर्पज़ इज़ कि उसको दूर रखा जाए उससे, और इसीलिए ऐसी इंक्वायरीज़ में जनरली फ़ेस टू फेस गवाही भी नहीं होती है। आप अपना रिटन सबमिशन दे देते हो, आप एफिडेविट दे देते हो, और वही आपका एज ए आपका विटनेस और एज योर एविडेंस एक्ट करता है। कंप्लीशन, अब जो इंक्वायरी कमेटी अपनी आईसीसी अपनी जो कंप्लीट करती है रिपोर्ट, उसके बाद वो उसको एम्प्लॉयर, जो मेन एम्प्लॉयर, उसे सौंप देती है, और या फिर अगर लोकल कंप्लेंट कमेटी है तो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को सौंप देती है। फिर वो अप्रोप्रिएट एक्शन लेती हैं। अब एक्शन क्या क्या हो सकते हैं, तो एक्शन अच्छे खासे सीरियस भी हैं,
डिसिप्लिनरी एक्शन में टर्मिनेशन ऑफ द सर्विसेज भी आ जाता है, जो सबसे बड़ी सज़ा है। उसके अलावा सस्पेंशन आफ्टर द इंक्वायरी ओवर, सस्पेंशन एज ए मेजर ऑफ पनिशमेंट हो सकता है। उसके अलावा मॉनेटरी पेनाल्टीज़ हो सकती हैं, या फिर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आपको सफ़र करना पड़ सकती हैं। अगर किसी ने पैरेलली पुलिस को भी केस दे दिया है, तो तरह तरह की पनिशमेंट है। सिविल लाइबिलिटीज़ भी हैं, मॉनेटरी भी हैं, टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज भी हैं। तो ये सारी पनिशमेंट्स यहाँ पर दी गई हैं। पर इस सब के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो भी हम वेदर कंपनसेशन करते हैं ग्रीव वुमेन को, या हम उसको जो भी उसने ट्रॉमा सफ़र करा है उसके लिए उसको कुछ मेडिकल एक्सपेंसेस देते हैं, पर ये डिपेंड करता है रिस्पोंडेंट की फाइनेंशियल स्टेटस के ऊपर, या फिर जो लॉस इन द करियर अपॉर्चुनिटी जो औरत को हुआ ड्यू टू इनसे। क्योंकि कई बार कोई वीमेन नौकरियां छोड़ के चली जाती हैं, उनके लिए बड़ी डिलेमा होती है कि उनके घर में लोग क्या कहेंगे, तो बहुत बार ऐसा होता है वो नौकरी छोड़ देती हैं। तो ये जो पेमेंट है, जो हम बात कर रहे थे मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, इसमें ज़रूरी नहीं है जो डायरेक्ट रिस्पोंडेंट है वही उसके हिसाब से पे होगा, क्योंकि वो हो सकता है एक बार कोई छोटी जो नौकरी पे हो, कोई क्लर्क हो, कोई पियोन हो, तो ये एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है, या तो वो अपने वर्क प्लेस को बहुत साफ़ सुथरा रखे, वरना एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट करेगा और के सफ़रर वीमेन के जो सफरिंग्स हैं, जो पेन है, जो ट्रामा है, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए मॉनेटरी कॉम्पनसेशन देने में। तो इसको हम कंक्लूड करेंगे कि बहुत ज़रूरी है, एज वी हैव बिगन, women are there in the workforce, women are there at every workplace, women are there in enough quantum, so it is mandatory for every employer to create awareness and training program. Merely suspending some of those specified or identified harassers will not do, because there will be many women at a workplace who will not complain, but they keep on suffering inside. So in that and there are many harassers whose behavior has become such they don't feel they are harassing anybody in a manner. They are in this patriarchal societal mindset. Their behavior is so chauvinistic in nature, so malely in nature, that they themselves need sensitization, that once you work where your colleagues are women, you have to maintain a type of decorum, you have to maintain a type of civil behavior which should reflect in their behavior, and that requires sensitization workshop. That is a mandatory component of this law. So thank you. With these words I finish this, and I hope this will happen to be a useful platform for you.